शिंदे को ये कहना चाहती कि भाई आप मुख्यमंत्री थे तो आप सेंटर में चले जाइए, आपके लड़के को डिप्टी सीएम बना देते हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो शिवसेना पर जो पकड़ उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी, अब आज वो एकनाथ शिंदे की है। तो कहीं ये फार्मूला तो सेट नहीं किया जा रहा है कि आप सेंटर में आइए, आप केंद्रीय मंत्री बनिए, आपके लड़के को हम महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बहुत दिन से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन हो गए, परिणाम भी आए और परिणाम भी ऐसे आए कि जिसने सबको चौंकाया। अगर देखा जाए तो अब हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि एग्जिट पोल वाले अपना धंधा बंद कर लेंगे, क्योंकि उनको ना तो वहां सटीक मिला ना तो महाराष्ट्र में मिला। उन्होंने कहा था झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा हुआ नहीं। और महाराष्ट्र में तो कुछ लोगों ने एकदम बीच में गेम फंसा के रखा था इधर उधर, जबकि हुआ ठीक उसका उल्टा। एक तरह से अगर देखा जाए तो जो एनडीए थी उसकी हवा ही नहीं, उसकी सुनामी आ गई। और जिस तरह से सीटें मिली, लेकिन इतनी सीटें मिलने के बाद भी कौन सी ऐसी पेच है जो अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर नहीं हो पाया। अगर देखा जाए तो बीजेपी 132 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, और उनको कुछ बहुत ज्यादा विधायकों की और जरूरत नहीं। और एकनाथ शिंदे ने भी ये कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। और अजित पवार ने तो पहले ही उनको अपना समर्थन दे दिया था। तो आखिर पेच फंसी कहां है? पेच किस जगह पर फंसी है? क्या मंत्रालय को लेकर के फंसी है कि गृह कौन लेगा, वित्त कौन लेगा? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा था। और जो गृह मंत्रालय होता है पूरे प्रदेश का, जो पुलिस है, पुलिस का जो महकमा उनके अंडर में रहता है। और जो वित्त था, वित्त को अजित पवार ने अपने हाथ में रखा था। तो ये तीनों जन मिलकर के सरकार जब चला रहे थे तो कुछ बात और थी, और आज कुछ बात और है। हालांकि जो शिवसेना थी, अगर कहीं ना कहीं इस परिणामों के बाद अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे काफी बैक फुट पर चले गए। हालांकि उनकी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी की जो हालत हुई इस चुनाव में, तो वो अब अपने आप को, जो उनका दावा था कि वो असली शिवसेना है या एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को गद्दारों के साथ लोग वैसा व्यवहार करेंगे, जनता फैसला करेगी। ये बातें तो अब बेमानी साबित हो गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी ये साबित करके दिखा दिया कि असली शिवसेना का निशान विधान ही नहीं, जो वोटर हैं या जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो भी उनके साथ हैं। और ये बात अब साबित हो गई, और अब जो पुरानी बातें थी वो कहीं ना कहीं दफन हो चुकी हैं। अब उनको ना तो उद्धव ठाकरे गा सकते हैं ना उनके पार्टी के लोग गा सकते हैं। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि शायद राज्यसभा में जब मेंबर भेजना होगा तो भी शिवसेना यूबीटी को सोचना पड़ेगा कि संजय राउत के जब उनका जब टाइम होगा तो फिर वो दोबारा राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अब वो सारी बातें कहीं ना कहीं जो शरद पवार है उनकी कृपा के ऊपर निर्भर होगा। तो ये सारी बातें, ये जो विश्लेषण था, हमने कहा था, हालांकि मैं बार बार जहां तक मैं घूमा था जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में, हमने एक चीज का खास तौर पर जिक्र किया था। हमने महिलाओं से, जो हमारी कवरेज थी उसमें हमने महिलाओं से बार बार पूछा था कि जो लाडली बहना है, लाडली बहना स्कीम है, तो इसका असर क्या है। मैं एक जगह आपको बताऊं कि मैं विट्ठलवाड़ी में था, कल्याण ईस्ट में था, एक सब्जी बेचने वाली महिला थी। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लाडली बहना का फायदा मिला है? तो उसने कहा नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, सब्जी तो बहुत महंगी हो गई है, बड़े मुश्किल से ला करके बेच करके गुजारा कर रही हूँ। लेकिन जब बाद में चल करके हमने उनसे पूछा कि आखिर तो फिर जिनको मिला है उनके लिए क्या, तो उसने कहा कि जिनको मिला है हम उसके लिए खुश हैं, और ये योजना जो है बहुत अच्छी है। हमको नहीं मिला ना मिला, हमको ना मिला ना सही, लेकिन जिनको मिला है हम उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो लाडली बहना स्कीम थी भारी पड़ गई। और यही हाल अगर आप देखेंगे तो झारखंड में हुआ,
वहां पर जो मैया योजना थी वो भारी पड़ गई। और हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था, तो क्या है अब इस देश में इनडायरेक्ट डायरेक्ट पैसे, तो जो लोग तमाम जगह पे इल्जाम आया है कि वोट के लिए तमाम नोट बटी है, तमाम जगह पैसे बटे हैं। अब राजनीति में किसी कमजोर आदमी का राजनीति करना उसके बस की बात नहीं, कोई इलेक्शन लड़ नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, तो क्या सरकारें भी अब इनडायरेक्ट वोट के लिए ऐसे रिश्वत देंगी? अगर उसको कहा जाए तो मैं उसमें कोई हिचक नहीं रखता कहने में कि कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कहीं पर भी हो, और पूरे देश में यही हाल है, मैं सबके लिए कहूंगा, और हमको उसमें कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं वोट के लिए लाई जा रही है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कहीं ना कहीं जो वित्तीय स्थिति है प्रदेश की वो खराब होगी। लेकिन नहीं, जिनको सत्ता चाहिए उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ जो कोर्ट है वो भी कई मामलों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेगा नहीं। खैर छोड़िए, जो कुछ भी हुआ। लेकिन देखिए, तो महाराष्ट्र में अब जब देखा जाए तो जो शपथ का कार्यक्रम वो मैदान तय हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पद का नाम नहीं तय हो पाया है। आखिर वजह क्या है? हमने कहा है आपसे, क्या कोई जो विभागों का बंटवारा उसको लेकर पेच फंसा है, या बीजेपी किसी और को सीएम बनाना चाहती है? एक बात मैं बहुत पहले से कह रहा था और मेरे समझ में आई, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को यह कहना चाहती कि भाई आप मुख्यमंत्री थे तो आप सेंटर में चले जाइए, आपके लड़के को डिप्टी सीएम बना देते हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो शिवसेना पर जो पकड़ उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी, अब आज वो एकनाथ शिंदे की है। तो कहीं ये फार्मूला तो सेट नहीं किया जा रहा है कि आप सेंटर में आइए, आप केंद्रीय मंत्री बनिए, आपके लड़के को हम महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना देते हैं। और उससे क्या होगा कि सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते तो वो काम करने में भी आसानी होगी। आगे आगे देखते जाइए, ये जो पूरे देश की दशा और दिशा है किस तरह से तय होती है, इस पर हमारी नजर है। और फिर मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।